आज भारत की राजनीति में संविधान के निर्माण और उसके क्रियान्वयन में बहुत सारा अंतर दृष्टिगोचर होता है। भारत के लोकतंत्र में देश में राजनीतिक व्यवस्था को संविधान का पालन का अधिकार दिया गया था, लेकिन आज संविधान और उसके सिद्धांतों को जो शासन में बैठे लोगों ने तोड़ मरोड़ करके समाज के सामने उसका विकृत रूप पेश किया है। इन सब में जो राज करने वाले राजनेता ही दोषी नहीं हैं, उसमें जो दोषी हैं तो हम भी हैं। क्यों कि हमें जो शिक्षा प्रदान की जाती है उस शिक्षा में कहीं ना कहीं हमें संविधान का ज्ञान है ना वो दिया नहीं जाता है। इस वजह से हमें ज्ञान न होने के कारण आज तक जितने भी राजनीतिक दल बने उन्होंने हमेशा जनता को ठगा और जनता के साथ धोखा किया। चुनावी समय में सभी राजनीतिक दल जो वादे करते हैं उन वादों को चुनाव के बाद भूल जाते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते हैं, तो जनता केवल उनसे बुरा कहने के अलावा उनको कोई अधिकार नहीं है। मैंने काफ़ी मंथन करने के बाद मेरे सहयोगियों के साथ बैठ के ये तय किया है कि इस देश में राजनीति से हम नफरत न करें। मैंने युवाओं को आह्वान किया है, मैंने नौजवानों को आह्वान किया है कि आप लोग राजनीति से नफरत न करें, क्योंकि कहा गया है कि जिस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था हो उस व्यवस्था से ही हम नफरत कर लेंगे तो फिर किस तरीके से इस देश को चलाया जा सकता है। तो राजनीति से हमें नफरत न करें, राजनीति को हम जननीति में परिवर्तित करें, ऐसा विचार करके हमने भारतीय जनयुग पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई है देश में, जिसमें मैं तो कहता हूं कि वर्ल्ड में, लेकिन भारत में पहली बार भारतीय जनयुग पार्टी ने निर्वाचन आयोग में अपना गारंटी घोषणा पत्र दिया है। क्योंकि आज तक किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा घोषणा पत्र जो गारंटी में हो नहीं दिया है। हमने वो गारंटी घोषणा पत्र दिया है। उसके अनुसार कोई भी जनप्रतिनिधि जो चुनाव के समय बात करता है, वादे करता है जनता से, उन वादों को पूरा न करने पर उस जनप्रतिनिधि को इस्तीफा देना होगा और उस जनप्रतिनिधि पे 420 और अन्य धाराओं में केस रजिस्टर्ड करके उसको जेल की सजा दी जाएगी। क्यों? उसने जनता के साथ छलावा किया है। ये घोषणा भारतीय जनयुग पार्टी ने अपने संविधान में की है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी लगेगा नई पार्टी है, अभी ये क्या कर पाएंगे, देश में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन हम अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करेंगे। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दल हैं जिनमें कई शासन में है, सत्ता में है। कांग्रेस ने शासन किया, भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया। ये लोग हमेशा चुनाव के समय और विपक्ष में सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद योजनाएं दोनों की एक रहती हैं। हमने उन योजनाओं को गारंटेड परिवर्तित करने गारंटी घोषणा पत्र में लिया है। हमने कहा है कि आज बताइए, आप जहां कांग्रेस सत्ता में बैठी है वही नीतियां कांग्रेस की रहती हैं, वही नीतियां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती तो भारतीय जनता पार्टी की बन जाती हैं, और पार्टी आती हैं उनकी वही नीतियां आ जाती हैं। वो नीतियां हमने सारी जो है अपनी जो है घोषणा पत्र है उसमें डाली हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ देशवासियों से, तो ये वादा करता हूं कि मेरी योजनाएं, मेरी घोषणाओं को अगर आप या कोई भी राजनीतिक दल इस देश में लागू कर देगा तो गारंटी है 80% करप्शन 2 वर्ष के अंदर खत्म हो जाएगा। और अगर न हो तो मदन मोहन सिंह तोमर आपसे ये वादा कर रहा है कि आप जो जनता मुझे सजा देगी वो मुझे मंजूर होगा। क्योंकि ना तो हमारे संविधान के रचयिताओं ने कोई गलती की है, ना इस देश के विचारकों ने कोई गलती की है। गलती जो कर रहे हैं वो उसको क्रियान्वय करने वाले कर रहे हैं, ना कि संविधान में ये व्यवस्था है कि संविधान गलत है। संविधान में सारे नियम है। आज हम देखते हैं ईमानदारी की और बातें होती हैं, लेकिन आप देखिए कांग्रेस में वही प्रथा है कि ट्रांसफर किए जाते हैं तो नेताओं के द्वारा किए जाते हैं, पैसे लेकर किए जाते हैं। हमने घोषणा की है कि हम ट्रांसफर नीति में बदलाव करेंगे। केवल आर्थिक अनियमितताएं और जनता के प्रति जवाबदेही न निभाने पर उस शासकीय सेवक का ट्रांसफर किया जाएगा, न कि
नेता के कहने पे नेता को रिश्वत देने के कारण ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ये मैंने गारंटी घोषणा पत्र में दिया है। उसके अनुसार ट्रांसफर आदेश में ये साफ लिखा जाएगा, इन्होंने इस प्रकरण में जनता की उपेक्षा की थी, इस नियम का पालन नहीं किया था या ये करप्शन किया था, इसलिए इनको ये पनिशमेंट दिया जाता है। इसी प्रकार से हमने आज देश की तरुणाई जो है बेरोजगार होती जा रही है, देश में बेरोजगारी की समस्या फैलती जा रही है। हमने वादा किया है कि देश में बेरोजगारी को खत्म करना है। हमने रोजगार गारंटी कार्ड प्रदान किए है। कक्षा 8 से व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम स्टार्ट करने का गारंटी घोषणा पत्र में दिया है। उसके अनुसार अगर जिस छात्र का वैसी शिक्षा मन नहीं लगता है तो उसको हमने कहा है आप व्यवसायिक शिक्षा की लाइन में उतरें, उससे जो है आपका कल्याण होगा, समाज में जागृति आएगी। और जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो ऐसा नहीं है कि उसका कहीं मन ना हो, उसको अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज करने का अधिकार हमने दिया है। लोग बाग आज भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम योजनाएं बना रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जब तक आप देश के अंदर शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाएंगे, देश शिक्षा के स्तर को वृहद नहीं करेंगे, तब तक इस देश में कभी क्रांति नहीं आ सकती है। तो हमने आवश्यक शिक्षा को लागू करने का प्रण किया है और उसमें ये नहीं है कि आपकी इच्छा से है। पहले तो हमने अधिकार दिया है कि माँ बाप को आवश्यक शिक्षा सरकार हम देंगे। लड़कियों के लिए पूरी फ्री शिक्षा नर्सरी से लेकर के और हायर एजुकेशन तक जितनी भी देश की बच्चियां हैं उनकी शिक्षा भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हमने गारंटी घोषणा पत्र में इस मुद्दे को लिया है कि उसको हम लागू करेंगे। बच्चियों की शिक्षा पर ग्रामीण बच्चे हैं, ग्रामीण किसान का बच्चा है, वो हायर एजुकेशन नहीं दिलवा सकता है। हमने जनता से वादा किया है अपने घोषणा पत्र में कि 10 बीघा तक के किसान के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी, मजदूर के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी, फर्स्ट क्लास से लेके और हायर एजुकेशन तक। आज देश के अंदर जितनी भी बुराइयां आ रही हैं वो बुराई का सबसे बड़ा कारण है शराबखोरी। जो घरों में हिंसा हो रही है, समाज में जो बुराइयां व्याप्त हो रही हैं, या देश के अंदर जितनी भी दुराचार की घटनाएं जो देश में घटित हो रही हैं, मैं दावे से कह सकता हूं 95% घटनाओं के पीछे अगर उन दुराचारियों को उस समय रिमांड पर लेके पूछा जाए तो 99% लोग ये कहेंगे उस टाइम हम नशे में थे, हमने शराब पी रखी थी, इसलिए ये घटना हो गई थी। तो मैंने देश के अंदर पूर्ण शराबबंदी का ऐलान किया है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी अगर जनता ने सेवा का मौका दिया तो देश के अंदर पूर्ण शराबबंदी और पूर्ण नशाखोरी को जो है बंद कर दिया जाएगा। आज हमारे सामाजिक मूल्यों में शिक्षा जैसे आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है ना। शराब जो बुराई है, हम क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य की उनको तो बढ़ा रहे हैं योजनाओं को, लेकिन स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव करने वाली योजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा, जब मैंने शराब पे पाबंदी का लिखा तो उन्होंने कहा कि इससे तो आय होती है, इससे देश चलता है। वे नहीं चलता है, शराब बंद कर दो। शराब से 10 करोड़ की आमदनी होती है तो 20 करोड़ रुपया उसी शराब के कारण स्वास्थ्य पे जो खराब प्रभाव पड़ता है, जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, वो सब शराब और नशाखोरी के कारण होती हैं। हमने देश के अंदर पूर्ण शराबबंदी का घोषणा की है, वो भी हमारे गारंटी घोषणा पत्र में है। इसके बाद हमने कहा है कि गांव का व्यक्ति किसानी करता है और किसानी में 12 महीने का काम नहीं होता है और घर में 4 व्यक्ति हैं तो चारों व्यक्ति जो है उसी किसानी में लगे रहते हैं। हमने कहा है हर ब्लॉक स्तर पे हम कारखाने स्थापित होंगे। आज देश के अंदर राजीव गांधी विद्युतीकरण तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हमने ये वादा किया है कि ब्लॉक स्तर पर कारखाने स्थापित जब हो जाएंगे और ब्लॉक स्तर पर जो कारखाने स्थापित करेगा, हमारी सरकार उनको फ्री जमीन देगी, ब्लॉक स्तर पे उनको सारी सुविधाएं देगी। क्यों? कि ब्लॉक स्तर पर कारखाने स्थापित हो जाएंगे तो उन किसान भाइयों को रोजगार भी वहाँ मिलेगा। अगर किसान को 2 महीने काम जमीन का पड़ता है, फसल का, वो काम वो कर सकता है, लेकिन 10 महीने वहाँ जॉब भी कर सकता है तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो 10 बीघा तक के किसान के बच्चों को फ्री शिक्षा हो जाएगी। जब तक देश में शिक्षा का माहौल नहीं बदलेगा, जब तक सभी शिक्षित नहीं होंगे, तब तक जो इस देश में लोकतंत्र को बचाया नहीं जा सकता है। आज क्यों हो रहा है? पढ़े लिखे लोग वोट डालने जाते नहीं है। अरे कि बोले नेता खराब है।
अनपढ़ लोग दूसरे की बातों में आके वोट दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो पार्टी के बंधुआ हो जाते हैं, साहब हम आप इस पार्टी को वोट देते हैं, उस पार्टी को। मैं इस व्यवस्था को बदलना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति, वैसे तो मैंने गारंटी में लिया, उनका इस्तीफा ले रहा हूं मैं, आप मेरी वेबसाइट पे जाकर के ये चेक कर सकते हैं कि हर प्रत्याशी को मैं नेट के द्वारा जो है, इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से टिकट दूंगा। पढ़े लिखे नौजवानों को, महिलाओं को टिकट दे रहा हूं और उसके साथ में उनका इस्तीफा भी ले रहा हूं और गारंटी घोषणा पत्र भी ले रहा हूं। अगर 3 वर्ष के अंदर जो मेरी योजनाएं नेट पर डली हैं, अगर उनको हमारी सरकार पूरा नहीं कर पाती है तो हमारी सरकार को इस्तीफा देना होगा, चाहे वो किसी भी प्रदेश में बने, चाहे वो देश में बने। ये निर्वाचन आयोग में गारंटी घोषणा पत्र दिया है। मित्रों, मैं राजनीति तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरा एक विचार है, इस देश में जननीति लागू हो जाएगी उस दिन, जिस दिन देश का हर आदमी पढ़ा लिखा हो जाएगा। आज विदेशों में देखिए, भूटान में देखिए, वहां पर जो शिक्षा का स्नातक होगा, ग्रेजुएशन को चुनाव में भागीदार होने का अधिकार मिलता है। लेकिन हमारे देश में एक IAS ऑफिसर को, एक IPS ऑफिसर को एक अनपढ़ व्यक्ति जो है निर्देश देगा तो ये देश में दुराभाव पैदा करेंगे। आज हम धर्म और जाति की बात करते हैं, मानवता की बात क्यों नहीं करते हैं? कांग्रेस तुष्टीकरण की बात करती है, बीजेपी हिंदू की बात करती है, वो मुस्लिमों की बात करते हैं, कोई जो है जाति की बात करता है। तो ये जाति धर्म पे जो देश को बांट रहे हैं, हमने अपनी पार्टी में किया है कि सर्वधर्म समभाव प्रखर राष्ट्रवाद। हमारे लिए सभी धर्म समान है, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि रखा है। दूसरा, भय, भूख, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी मुक्त भारत की कल्पना हमने अपने संविधान के मूल दर्शन में दी है। मित्रों, मेरा संविधान पार्टी की वेबसाइट पे है, आप उसको देख सकते हैं और इन लोगों के संविधान को देख लें। अगर इन्होंने संविधान को घुमा फिरा के नहीं लिखा हो तो आप मान जाना, मैंने स्पष्ट एक कॉलम और गारंटी घोषणा पत्र निर्वाचन आयोग में जमा किया है। मैं इस देश में एक वैचारिक क्रांति लाना चाहता हूँ, इस देश को बदलने का प्रयास करना चाहता हूँ। लोगों ने ये भी कहा कि राजनीतिक दल बनाने के लिए इसमें इतना करना पड़ता है, राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। मैंने अपने आप से नहीं, अपने जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनसे साफ कह दिया है कि ना ही तो हमें बहुत बड़ा तामझाम करना है, ना AC होटलों में बैठ के मीटिंगें करना है, ना हम जो चाहते हैं कि हमारे दल में लाखों आदमी जुड़ जाएं। मेरे दल में जुड़ें तो मात्र पदाधिकारी जुड़ जाएं और स्वयं सेवक आके जुड़ जाएं। मैं जुड़ना चाहता हूं देश की जनता से कि हर चौराहे पे ये डिबेट हो। हमें आम सभाओं से भीड़ इकट्ठी करने से इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। मैंने चौराहे चौराहे पे बुद्धिजीवियों की एक परिचर्चा कराने का निर्णय लिया है। देश के अंदर जब बुद्धिजीवी की परिचर्चा होगी और उस आधार पे, जिस प्रकार अमेरिका में आप देखिए चुनाव होता है तो वहाँ 2 प्रत्याशी होते हैं, उन प्रत्याशियों की डिबेट होती है। चुनावी सभा नहीं होती है, डिबेट होती है। जनता के सामने जनता सवाल करती है, नेता उसका जवाब देते हैं और जो राष्ट्र को शिखर पर ले जाना चाहता है उसको वहाँ का राष्ट्रपति बनाया जाता है। हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है? हमारे संविधान में सब व्यवस्था है, लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि कानून बनाने से पहले उसका तोड़ ढूंढ लिया। हमने कहा है कि इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं। जैसे आज मीडिया की लाइन ले लो, मीडिया वाले मित्र जानते हैं कि मीडिया का रजिस्ट्रेशन तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन मीडिया वाले भाइयों को, पत्रकारों को कितनी परेशानियां आती हैं वो हम जानते हैं, क्योंकि इन राजनेताओं ने एक व्यवस्था बना के रखी है कि पूरा फैला दिया है और ऊपर से पटक रहे हैं और वहीं से वापस ले रहे हैं। अब बीच में जितना छंजा है 2, 5, 10% वो जनता के बट में आता है। बाकी का 100 रुपए डाल रहे हैं तो 85-90 रुपए वापस ले रहे हैं। मीडिया चलाना कितना आसान है। आज हमारा पत्रकार भाई कहीं जाता है तो उसको पेट्रोल का खर्चा कहाँ से आएगा, कवरेज कैसे करेगा, सामाजिक समस्या कैसे आएगा, टीवी पे कैसे चलवाएगा, प्रिंटिंग कैसे करवाएगा। तो हमने तय किया है कि 50,000 रुपए जो मीडिया का RNI नंबर लेके आएगा उसको 50,000 रुपए मंथली गवर्नमेंट हमारी देगी और एक जिले में एक पत्र जो अपना रिपोर्टर होगा उसको 10,000 रुपए मासिक भत्ता हमारी सरकार देगी। ये मैंने मीडिया को स्वतंत्रता दी है। इसके एवज में फिर मैंने जरूर कहा है
कि इसके एवज में शासन की योजनाएं जनता तक आपको पहुंचाना पड़ेंगी। तो इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार रुकेगा। वो भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा कि आज हम मीडिया को क्या करते हैं, ऐड देते हैं, जो सरकार की बड़ाई छापते हैं उनको अच्छे ऐड मिलते हैं, जो सच्चा लेख लिखते हैं उनको कमिश्नर या जो सूचना आयुक्त है वो कह देता है कि साहब मीडिया को हम नहीं दे सकते, आप हमारी सीएम के बारे में या हमारी सरकार के बारे में गलत लिखते हो। मैंने नीति बना दी है, मेरी बुराई करेगा, भारतीय जनता पार्टी की बुराई करेगा, लेकिन वो अगर मीडिया से जुड़ा हुआ है 50,000 है, क्योंकि मीडिया हमारा दर्पण है। आज देश के अंदर जब नेताओं को तनख्वाह हो सकती है, सांसद को तनख्वाह हो सकती है, मंत्री को तनख्वाह हो सकती है, क्यों कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, ये जब 4 समाज के स्तंभ हैं तो चौथे स्तंभ को लंगड़ा क्यों कर रखा है। तो हमने मीडिया बंधुओं के लिए ये घोषणा की है और इसको हम गारंटी से लागू करेंगे। अब हमने कहा है वकील, न्यायपालिका में आप देखिए वकील व्यक्ति को LLB कानून की शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन कोर्ट में जाके क्या कहा जाता है, तो भाई आइए केस लीजिए, और आपको केस लेना है झूठा हो या सच्चा हो, अपन को तो अपने फीस से मतलब है, मुक्केल से मतलब है। इसलिए देश के अंदर दुराचार फैल रहा है। इन राजनेताओं ने इस देश को इतने गर्त में गिराया है, ये हमारे स्वतंत्रताकारियों ने और संविधान के रचयिताओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमने कहा है कि वकील के पेशे को हम एक रेपुटेटेड पेशा बनाएंगे। कोई जरूरत नहीं है आपको खराब केस लेने की, कोई केस नहीं है आपको बदमाशों के केस लेने की, ठीक है, उनको एक अधिकार मिला है उसका लेना चाहिए। लेकिन हमने कहा है कि वकील झूठे केस न लें, हम उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के जो केस रहेंगे उसमें गरीब, मजदूर, किसान और महिलाओं पे अत्याचार वाले केसों के लिए उनको 10,000 रुपये मासिक, ऑफिस के लिए भत्ता और एक कंप्यूटर या लैपटॉप हमारी सरकार भारतीय जनयुक्ति देगी। इससे देश की व्यवस्थाएं बदलेंगी। ट्रांसफर नीति हम बदलना चाहते हैं, कानून को हम बदलना चाहते हैं। हमने ये तय किया है कि किसान के संगीन आपराधिक अपराध और जो जन से जुड़े मुद्दे हैं, जो कोर्टों में बरसों केस हैं, हम हर केस के लिए एक निश्चित समय सीमा तय कर रहे हैं। महिलाओं के लिए हमने 30 डेज का फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे कि अगर 1 साल से लेकर 10 साल तक की बच्ची के साथ कोई दुराचार किया जाता है तो उसको 30 दिन के अंदर निश्चित सजा का प्रावधान है, वो भी मृत्यु होने तक उसको जो है जेल में डाला जाएगा। ये सजा का प्रावधान किया है। उसके बाद इसमें थोड़ा दोष भी है, 1 से 10 साल की बच्ची अबोध होती है, कभी 1 से 10 साल की बच्ची। आज देश में बहस चल रही है कि इस कानून को लागू करें तो इसका दुरुपयोग होगा, लेकिन हम जानते हैं इसको कैसे लागू करना है। 1 से 10 और 12 साल की बच्ची के साथ अगर गलत काम होता है तो उसको सजा मौत के बराबर उसको दी जाएगी। इसके बाद बच्ची बालिग वो आपसी सहमति से होता है, उसके लिए अलग अलग कानून होना चाहिए। कोई 1 साल बाद वो करता है लेकिन उसमें अलग सजा का प्रावधान हो, लेकिन 1 से 12 साल की बच्ची के संग अगर कोई भी दुराचार करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उसको सीधा मौत की सजा दी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी, और 30 दिन के अंदर उसको सजा मिलेगी सिद्ध होने पर। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिल्कुल फूंक रहे हैं। मैं कहता हूँ कौन सी योजनाएं अलग से लागू की हैं। शराब उसी प्रकार चलाई जा रही है, सभी राजनीतिक दलों का काम है। ठेके देने की प्रथा में कोई बदलाव नहीं है। कांग्रेस के राज्य में भी ठेका जो है पैसे लेके दिए जाते हैं, ट्रांसफर पैसे देके किए जाते हैं। सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार है। कांग्रेस के नेता एनजीओ चलाते हैं, बीजेपी के नेता भी एनजीओ चलाते हैं। कहाँ आपने चेंज किया है, कहाँ भ्रष्टाचार किया है। आज कांग्रेस की सरकार की बात करते हैं कि इनके राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आपके राज्य में सरेआम रिश्वत नहीं ली जा रही क्या? क्या कानून किया गया है? विडंबना देखिए कानून की कि एक अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है और उसके हाथों को जब धुलवाया जाता है हाथ लाल हो जाते हैं। पूरी व्यवस्था बाकायदा कैमरे में कैद की जाती है। उसके बाद साहब बोले उसका केस चलेगा, बोले अधिकारी बरी हो गया। क्या प्रूफ चाहती हो आप? व्यक्ति ने पैसा दिया, वो गवाही दे रहा है,
अधिकारियों की टीम ने पकड़ा तो वो टीम के धंधे के लिए आपने बना रखी है एंटी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। क्यों बना रखी है? आप करप्शन के खिलाफ काम करना ही नहीं चाहते हो। हमने वादा किया है कि लगातार 3 बार तक करप्शन के केस आने पर उस व्यक्ति की सेवाएं समाप्त की जाएंगी। कुछ देश के अंदर कुछ कानून भी अपन को कठोर बनाने पड़ेंगे। आज समाज में राजनीति गंदी क्यों होती जा रही है? आज नेताओं से नफरत लोगों को क्यों होती जा रही है? क्यों? कि हमारी बातों में कुछ है और हमारे जीवन के चरित्र में कुछ और है। हम जब चरित्र जीवन का शुद्ध जिएंगे तो जो बात कहेंगे उसका समाज पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अपन दुष्चरित्र रहेंगे और दूसरे को शिक्षा देंगे, कभी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही हो रहा है। हमारा बच्चा, हमारा रिश्तेदार अपराध करता है, नेताजी थाने में फोन करके उसको बचा लेते हैं। उनका मिलने वाला है उसको बचा लेते हैं, उनके हौसले बढ़ जाते हैं। फिर 4 लोग आके नेताजी से जुड़ जाते हैं, कार्यकर्ता बन जाते हैं और वो कार्यकर्ता अपराध करते हैं। अरे बोले नेताजी से फोन करा देंगे। इस व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं। किसी भी थाने में किसी भी अधिकारी को सरकारी फोन पर फोन करने से पहले उसकी फोन का पूरा विवरण देना पड़ेगा और उस अधिकारी को भी ये डालना पड़ेगा कि अगर आपकी शिकायत जायज है, क्योंकि जनप्रतिनिधि का है, कभी कभी पुलिस भी गलत काम करती है, मैं मानता हूँ, कभी कभी पुलिस भी अत्याचार बहुत सारे करती है, लेकिन जब हम 2 केस उनसे गलत कराते हैं तो वो 20 केस गलत करती हैं। हम 2 केसों में उनसे मदद मांगते हैं लेकिन वो 20 केसों में रिश्वत ले लेते हैं। हम उन व्यवस्थाओं को बाकायदा नेटिंग का युग है, डालिए ना। किस नेता ने इस नेता के आदेश से छोड़ा गया तो आपकी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन जिस हमारी सरकार में ये वादा है कि जिस सरकार में जिस थाने के अंदर अगर अपराध होते हैं, जिस थाने के अंदर अगर नशाखोरी चलती है, जिस थाने के अंदर कोई दुराचार दुर्विचार होते हैं, उसके टीआई को जिम्मेदार माना जाएगा और पुलिस अधीक्षक और सीएसपी उसके संज्ञान में लिए जाएंगे। क्यों? कि इस देश में चाहे वो कुर्सी पे नेता बैठा हो चाहे अधिकारी बैठा हो, जब तक हम अपने नैतिक मूल्य को नहीं पहचानेंगे और उनके कर्तव्य को निश्चित नहीं करेंगे तब तक इस देश में सुधार नहीं आ सकता। मैं मानता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं और नेता भी बहुत अच्छा मुझसे भी बोलते होंगे, लेकिन मैं प्रैक्टिकल करना चाहता हूं। अब चूंकि देश में लोकतंत्र है तो अपने विचार जब तक मैं जनता को नहीं पहुंचाऊंगा, नहीं मुझे भाषण देने का शौक नहीं है। मैंने तो वेबसाइट पे अपने सारे घोषणा पत्र को डाल दिया है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं उसमें एक वचन दे रहा हूँ, गारंटी घोषणा पत्र में मेरा वचन है कि जिस प्रदेश के अंदर भारतीय जनयुग पार्टी की सरकार बनेगी उस प्रदेश में उनको गारंटी घोषणा पत्र के अनुसार काम करना पड़ेगा। और अगर जनता से किए हुए वादे 3 वर्ष के अंदर उन्होंने पूरे नहीं किए तो सरकार को जाना होगा, जनता के बीच में दोबारा चुनाव लड़ना होगा और उस सरकार को इस्तीफा देना होगा। इस विधायक को, जनप्रतिनिधि को इस्तीफा देना होगा, उस सांसद और मंत्री को इस्तीफा देना होगा। हम जिम्मेदारियां तय करना चाहते हैं, जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहते, जिम्मेदारियों से समझौता नहीं करने देना चाहते। ठेका प्रथा में हम बदलाव करेंगे। अगर कोई व्यक्ति ठेका ले रहा है और 1 लाख का ठेका है, उसमें आप कमीशन क्यों बांटा जा रहा है? 10% नेता का कमीशन होता है, 20% अधिकारी कर्मचारियों का कमीशन होता है, 20-30% ठेकेदार का जाता है, केवल 40% जनता के कामों में पैसा लगता है। आज हम टैक्स देते हैं और रोडें हमारे पैसे से बन रही हैं। बोले विधायक जी ने रोड बनवा दी, कोई अपनी जमीन बेच के या अपनी तनख्वाह में से विधायक ने रोड बनवाई है क्या? ये जनता में जो सोच पनप गया है ना, क्योंकि जागरूकता का अभाव है। भारतीय जनयुग पार्टी ज्यादा कार्यकर्ता नहीं बनाएगी, लेकिन देश में ऐसे त्यागी और तपस्वी नौजवानों को लेकर काम करेगी जो केवल देश की सेवा का काम करें, ना कि नेतागिरी करें। हमें नेतागिरी नहीं करना है, हमें राजनीति नहीं करना है इस देश में, हमें जननीति करना है। कानून बने हैं, कानून का ठीक ढंग से पालन हो। आप देखिए चारों स्तंभ लोकतंत्र के ढह गए हैं। क्यों? कि आप बैंक में चले जाइए, नेता कह देंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा।
पुलिस वाला कह देंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा, वकील कह देंगे तो लोन नहीं मिलेगा, और पत्रकार बंदी हो, पत्रकार कह दोगे तो बैंक वाले आपको लोन नहीं देते हैं। बैंकिंग संस्था भारत के संविधान के अंतर्गत आती हैं। संविधान में कहीं लिखा है कि ये चारों व्यक्ति जो है खराब है? क्यों? कि हमारा जो नैतिक पतन हुआ है, हमारे अंदर जो बुराई पैदा हुई है, इसलिए बैंक जैसी संस्थाओं ने हमको निगलेक्ट कर दिया है। देश को चलाने वाले तंत्र की कोई गारंटी नहीं है, कोई रेपुटेशन नहीं है इस देश में। हम देश को किस ओर ले जा रहे हैं? क्या हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने इस दिन की कल्पना की होगी? क्या अपनी जुने फांसी पर हंसते उठते वंदे मातरम कहते हुए जो लटक गए, उन्होंने इस दिन के लिए कुर्बानी दी थी कि इस देश में हमारे जो देश स्वतंत्र होगा, वो देश को चलाने वाले इस देश की ये हालत करेंगे? जीवन जिया जाता है, दूसरे के लिए जिया जाता है, राजनीति की जाती है, जनता की सेवा के लिए हम आए हैं। हमने ये भी तय किया है कि मंत्री बन जाएगा तो उसको 2 लाख 5 लाख रुपए जो है खर्चा करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। एक आम सेवक के नाते उसको उतनी ही तनख्वाह दी जाएगी, उतनी ही सुविधा दी जाएगी। दूसरा, जिम्मेदारी क्यों तय नहीं है? जब जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि सरकार से तनख्वाह लेता है, एक विधायक लाखों रुपए तनख्वाह लेता है, उसके बाद विधायक नहीं रहता है तो उसको पेंशन मिलती है। लेकिन एक शासकीय सेवक अगर आर्थिक अपराध में पकड़ा जाता है, आय से अधिक संपत्ति पकड़ी जाती है, तो उसको जो है सेवा से पृथक किया जाता है, उसके फंड में से पैसे काटे जाते हैं। जब आप पेंशन लेने के हकदार हो तो उसी बराबर आपको उसी कानून के दायरे में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को लाएंगे। या तो आप पेंशन लेना बंद करें, तनख्वाह लेना बंद करें, शासकीय सुविधा ले रहे हैं, बंगला ले रहे हैं, हम एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। दूसरा, 5 जो नजदीकी रिश्तेदार हैं उनकी संपत्ति जनप्रतिनिधि बनने से पहले और जनप्रतिनिधि बनने के बाद आपको घोषित करना होगी। अगर आप 1 लाख से ऊपर की संपत्ति खरीदते हैं तो उसको सिद्ध करना होगा कि हमने ये संपत्ति यहाँ से। दूसरा, अगर अघोषित संपत्ति किसी भी शासकीय सेवक, जनता के प्रतिनिधि, वो कोई भी हो सकता है, मंत्री से सांसद, विधायक, सरपंच, पंच, है ना, जनपद अध्यक्ष, कोई भी हो, वो घोषित संपत्ति को 30 दिन के अंदर राजसात करके जनता के कामों में लगा दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की घोषणा है। हमने तय किया है कि किसी भी आदमी की निर्माण कार्य में धांधली होती है, रोड बनती है, रोड पे नेताओं के बोर्ड लगाई जाती है। क्यों? नेताओं ने रोड बनवाई है क्या? जनता का पैसा है, शासकीय मद से रोड बन रही है। उस पर लिख जाता है फलाने मंत्री जी ने इस रोड का भूमि पूजन किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, वहाँ लागत लिख दी जाती है केवल कि 1 लाख रुपए की रोड है, 5 लाख रुपए की रोड है, लेकिन जनता को, मैंने ये घोषणा की है कि वहाँ नेता के नाम का बोर्ड लगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है, जनप्रतिनिधि जनता को मालूम होना चाहिए, लेकिन साथ में ये नियम भी है कि वहाँ पे अगर 1 लाख की रोड है तो 1 लाख की रोड कितनी इसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी इसकी थिकनेस है और माल की क्वांटिटी उसमें कितनी डाली जाएगी, ये बोर्ड पे अंकित होगा। और साथ ही जनता को ये सूचित कराया जाएगा उस बोर्ड के द्वारा कि आपको अगर कोई इसमें शिकायत की बू आ रही हो तो आप इस नंबर पर शिकायत करें, उसको जांच के संज्ञान में लिया जाएगा। जो रोड बनाने वाले इंजीनियर अधिकारी होंगे उनको दंडित किया जाएगा। और 3 बार से ज्यादा जिस अधिकारी की शिकायत आ गई तो दोस्तों, या तो भारतीय जैसे कर्मचारियों से मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को या तो वोट मत देना, अगर वोट देते हो तो आपको जनता की सेवा करनी होगी और भारतीय जनता पार्टियों की नीतियों के अनुसार जनता की काम नहीं करने पर आपको मैं नौकरी नहीं करने दूंगा। ये मेरा वादा है। बहुत खरा लगेगा क्योंकि जनता और अधिकारी हमारे बीच में, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी जन्म से भ्रष्ट नहीं होता है, व्यवस्थाएं उसको भ्रष्ट बना रही हैं। कोई भी इंजीनियर नहीं चाहता है कि मैं उसमें घोटाला करूं, लेकिन उनकी पोस्टिंग से लेके ऊपर तक जो कमीशन लेते हैं, जो पैसा लिया जाता है नौकरी करने के लिए, कई इंजीनियर मित्र हैं, टीआई हैं, वो कहते हैं थाने बेचे जा रहे हैं, 5-5, 7-7 लाख रुपए में थाने बेचते हैं। क्या देश की व्यवस्था है? अब टीआई पैसा नहीं ले, जनता से अत्याचार नहीं करे तो सब दोष
कर्मचारी अधिकारियों पे नहीं है। आईएएस की पोस्टिंग करें, आईएएस कितने मेहनत से लोग आईएएस करते हैं, और जब उनको पोस्टिंग दी जाती है तो वो लूप लाइन में ट्रेनिंग में डाले रहते हैं, और जब पैसा मिलता है तो वो मंत्री उनको पोस्टिंग देते हैं, जिले देते हैं, और कहते हैं 5-10 लाख रुपए महीने हमको हर विभाग से चाहिए। अब जब ये वसूली है तो वो व्यवस्थाओं दोषी हैं, कोई अधिकारी नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ कि राजनीति करने वाला हर व्यक्ति दोषी है। दोषी है तो जो राजनीति करने वाले जो प्रमुख लोग हैं, जो कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हैं, वो नीचे के कार्यकर्ताओं को बिगाड़ते जा रहे हैं। इसलिए नहीं, मैं भी जब राजनीतिक क्षेत्र में आया तो मैं भी एक जज्बात के तहत आया, एक नीतियों के तहत आया, लेकिन जब मैं इन व्यवस्थाओं में नहीं ढल सका तो मुझे अपनी नई पार्टी का गठन करना पड़ा। और मैंने पहले सोचा भी था कि राजनीति गंदी होती है, राजनीति काजल की कोठरी है, लेकिन हम ये मानते हैं कि जब देश के अंदर देश को चलाने की कोई और व्यवस्था नहीं है, जब देश के अंदर सुधारने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका कार्यपालिका अब सबसे ज्यादा जो अधिकार दिए गए हैं तो जो विधायपालिका को दिए गए, देश को चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए मैंने अपने मित्रों के साथ बैठ करके अपने भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया है, उसकी जो नीतियां हैं, और मतदाताओं के आज वोटिंग परसेंट है। वोटिंग कैसे हो रही है? एटीएम मशीनों में धांधली हो रही है। मैंने निर्वाचन आयोग में अपने लिखित दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि आज अपना अलग अलग कार्ड, राशन कार्ड लो, वोटर कार्ड लो, आधार कार्ड लो, फलाना कार्ड लो, क्यों इतनी सारी पैसा बर्बाद कर रहे हो गवर्नमेंट का? हमने कहा है कि एटीएम की तरह वोटर कार्ड, उससे पैसे भी निकले, उससे वोट भी डले, वो अपने पहचान पत्र में भी लगे, सारी चीज उस वोटर कार्ड को ही दे दिया जाए, और इंटरनेट के माध्यम से पढ़े लिखे लोगों को भी वोट डालने का अधिकार दिया जाए। तो करोड़ों अरबों रुपए जो बिल्डिंग में खर्च होता है, चुनाव में होता है, बिल्कुल व्यवस्था इंटरनेट की है। और मुझे खुशी है कि जब निर्वाचन आयोग में जो मेरी पार्टी गई तो निर्वाचन आयोग ने ये तय किया है कि एक प्रदेश में इसका प्रयोग करके वो देखना भी चाह रहे हैं। तो निर्वाचन आयुक्त ने वोटर कार्ड क्रेडिट कार्ड की तरह बनवाने की घोषणा भी मेरी संविधान को देख के की है। हम नए नए विचार दे रहे हैं, हम नए नए देश में कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं, और मैंने वादा किया है। अब देखिए गवर्नमेंट की योजना देखिए, एनजीओ के माध्यम से कि सब विधवा के लिए पेंशन देंगे। कितना पेंशन देंगे? पहले 150 रुपए मिलती थी, अब कितनी मिलती है? 300 रुपए। वृद्ध को 150 रुपए पेंशन। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि 150 रुपए में कोई भी नेता एक दिन का खाना भी खा सकता है? कोई अधिकारी एक दिन का खाना अपने परिवार को खिला सकता है? उसको क्या दे रहे हैं? हमने तय किया है। अब वृद्धाश्रम खोल रखे हैं, वृद्धाश्रम खोल रखे हैं तो वृद्ध ही नहीं है, लिस्ट लगी हुई है, कई एनजीओ चलाई गई हैं। हमने कहा ये सारे सिस्टम खत्म करो। जब मेरी पत्रकार वार्ता थी तो मैंने ये कहा था, तो पत्रकार बंधुओं ने मुझसे कहा था कि तोमर साहब आप कह रहे हो कि विधवा वृद्ध और निराश्रित को आप 3000 रुपए पेंशन कैसे दे सकते हो? इससे तो और दूसरा शराब पे पाबंदी लगाई दी है। तो मैंने कहा आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए। 8,500 रुपए एक वृद्ध पे, 8,500 रुपए एक निराश्रित पे एनजीओ और सारी गवर्नमेंट की योजनाओं से खर्च हो रहे हैं। मैं तो मात्र 3,000 रुपए दे रहा हूँ। 50 का सुबह भोजन करेगा, 50 का शाम को भोजन करेगा। जो कार्ड बनेगा उसके डायरेक्ट खाते में पैसा जाएगा। ना मोहन सिंह खा पाएंगे, ना मदन मोहन सिंह पार्टी का कोई व्यक्ति, हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति उस पैसे को खा पाएगा। तो बिल्कुल पारदर्शिता, ठेका देने की प्रथा को पारदर्शिता में लाए हैं। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख का ठेका है, अगर उस ठेके को कोई 80,000 रुपए में लेता है तो 3 दिन के अंदर उस ठेके को परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो फिर जो नेता जो ठेका देते हैं वो नहीं होगा, वहाँ अधिकार होगा। दूसरा, उस समिति में मैंने मीडिया को हर जगह रखा है। जनप्रतिनिधि की शिकायत होगी, वहां प्रतिपक्ष का नेता भी रहेगा, मीडिया के बंधु रहेंगे, और जो लोक सेवक हैं उनमें से भी उनकी कैटेगरी के हिसाब से नियुक्त करेंगे। वो जनप्रतिनिधि की शिकायत के लिए हमने हर विधानसभा स्तर पर एटीएम टाइप की मशीन लगाने का निर्वाचन आयोग से अपने गारंटी घोषणा पत्र में दिया है। इसलिए निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस प्रयोग को करके देखते हैं। तो एटीएम की तरह जैसे विधायक से शिकायत है, अपन क्या करते हैं, जैसे मदन मोहन सिंह तोमर ने आज वादा किया, कल मदन मोहन सिंह तोमर लौट जाएंगे
तो क्या कर पाओगे। लेकिन मैंने ये व्यवस्था की है कि गारंटी घोषणा पत्र दिया है, आपको इस्तीफा दिया, विधायक का टिकट है, विधायक घोषणा नहीं कर रहा है, तुरंत उसके इस्तीफा को पेश कर दिया जाए। आम नागरिक कोई शिकायत दे के आए कि विधायक हमारे संग अत्याचार कर रहा है, इसका परिवार अत्याचार कर रहा है, तो बाहुबली जमाना है, डर के मारे कोई नहीं जाता है। हमने कहा है एटीएम जैसी मशीन लगाओ, स्कैन करो, क्लिक करो, शिकायत डालो, नंबर गोपनीय हो जाएगा और केवल शिकायतकर्ता की शिकायत पहुंच जाएगी, उससे विधायक साहब भी पता नहीं पड़ पाएंगे। क्यों कि वो स्टैंडिंग कमेटी जो मैंने बनाऊंगा वो कमेटी कभी लीक नहीं करेगी, उस विधायक को उस पक्ष को बुला के बात कराई जाएगी, जनता के बीच में वो रहेगा। और चूंकि मामला नेट के माध्यम से होगा तो ना कोई उस फाइल को दबा पाएगा कि पैसे दे के दब गई या सिफारिश करके दब गई। तो जो देश में पारदर्शिता आई, अपने आप करप्शन, अपने आप अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार सब खत्म हो जाएगा। मिलावटखोरी के लिए भी मैंने ये तय किया है कि ये जान लेने से बड़ा अपराध है। जब हम किसी व्यक्ति पे हमला करते हैं, बाहरी हमला करते हैं, तो उस पर 307 की धारा कायम होती है। मैंने तय किया है कि मिलावटखोरी करने वाले को 307 की सजा मिलना चाहिए। क्यों कि एक बाहर से मार रहा है लेकिन एक अंदर से मार रहा है, एक हथियार से मार रहा है, एक स्लो पॉइजन से मार रहा है। तो मिलावटखोरी को भी मैंने संगीन अपराध अपने घोषणा पत्र में लिया है। क्यों कि छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं उसमें जो अपने स्वार्थ के कारण जो कास्टिक सोडा का दूध पिला रहे हैं, वो हमारी युवा तरुणाई को कहाँ पहुँचा रहे हैं। हम माँ बाप की गलती नहीं है, माँ बाप दूध पिला रहे हैं क्योंकि बाजार में जो मिल रहा है, आज हमें समाज में जो मिल रहा है वही हम लोगों को परोस रहे हैं। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा का प्रावधान किया है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा है और 45 दिन के अंदर मिलावटखोरी करने वालों को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। महिलाओं पे अत्याचार के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। किसानों की जमीन संबंधी समस्याओं को ओनली 3 मंथ में सॉल्व करना होगा। आज मीडिया में चले जाओ, मैं बुराई नहीं करना चाह रहा, नेता पैसा ले रहा है, मीडिया भी अछूती नहीं रही है। क्यों कि मजबूरियां हैं। मैंने भी एक अखबार शुरू कर दिया है मित्रों, मैंने उसको प्रैक्टिकल के लिए शुरू किया, पार्टी का अपना विचार रखने के लिए प्रयोग किया, लेकिन मुझे मालूम है कि मीडिया के बंधुओं को कितना खर्चा आता है। न्यायपालिका को हम बहुत पवित्र मानते हैं, न्याय का मंदिर होता है, लेकिन मैं एक बात जरूर पूछना चाहता हूं कि कुर्सी पे मजिस्ट्रेट बैठा रहता है, मैं पूरे चैलेंज से कह रहा हूं, और बाबू 20 रुपए तारीख बढ़वाने की सामने लेता रहता है। क्या वो मजिस्ट्रेट ये नहीं जानते हैं कि वो 20 रुपए बाबू ले रहा है? क्यों ये सिस्टम पनपते जा रहे हैं? क्यों तारीख बढ़वाने के 20 रुपए लिए जा रहे हैं? मजिस्ट्रेट कुर्सी पे बैठा है, उनका स्टेनो 20 रुपए ले रहा है कि जाओ 20 रुपए दो, तारीख बढ़ जाएगी। ये व्यवस्थाएं कहाँ है? कैसे विश्वास करेगा न्यायपालिका? आज अपराधियों में खौफ ही नहीं है, इसीलिए तो दुराचार हो रहे हैं। अपराधी किसी का सगा नहीं होता, अपराधी किसी का भाई नहीं होता, अपराधी किसी का पुत्र नहीं होता, अपराधी केवल अपराधी होता है और उसको सजा देना पूरे समाज का कल्याण करना है, ना कि किसी का बुरा करना है। इस देश के अंदर इस तरह की और बहुत सारी योजनाएं जो मैं लागू करना चाहता हूं। शिक्षा का मैंने ले लिया, अब व्यवस्था आती है पुलिस प्रशासन की। मैं पुलिस वाले मित्रों से जब संविधान की रचना कर रहा तो मैं मित्रों से जाके पूछा कि आपको दिक्कत क्या है, तो बोले साहब थाने 5 लाख रुपए में बांटे जाते हैं, कोई 7 लाख रुपए में बांटे जाते हैं। दीवान और सिपाही से पूछता हूँ तो कहते हैं तोमर साहब 20,000 रुपए में बीट मिलती है, क्या करें, व्यवस्थाएं ऐसी हैं। पुलिसिंग करने कर्मचारी इतना बेईमान नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं उसको बेईमान बना रही हैं। तो पुलिसिंग के लिए उसको पैसा क्यों नहीं दिया जाता है? थाने क्यों बेचे जाते हैं? फिर आप टीआई से कहते हो कि भ्रष्टाचार नहीं करें, टीआई को भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, एसपी को भ्रष्टाचार करना पड़ेगा। कोई अपराध करता है, नेताजी का फोन आता है, मैंने वो पहले ही बोल दिया है कि अब कोई भी फोन ऑन रिकॉर्डेड होगा, चाहे वो मदन मोहन सिंह तोमर की पार्टी की सत्ता में उनके नेताओं का हो या विपक्षी का हो, ऑन रिकॉर्डेड होगा और ऑन रिकॉर्डेड बात होगी जब तक एसपी ऑफिस में बैठेगा। हमने एक घोषणा और करी है नहीं, उसमें थाने के अंदर 8-3-24 3 टीआई नियुक्त होंगे। क्यों कि पुलिस वालों को 24 घंटे ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी, सामाजिक सुरक्षा करते हैं। फिर क्या होता है, जब हम 2 दिन नहीं सो पाते हैं तो हम खोखियाने लगते हैं
चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो पुलिस वाले भी दिन में अपराधियों के पीछे भागते रहे, रात को एसपी ने आदेश दे दिया कि जाओ गश्त करो। अब वो गश्त करें कि नींद में गुड़की ले रहे हैं, सो रहे हैं, एसपी ने कह दिया सस्पेंड। तो जो उनके लिए नियम है, तो एसपी साहब आपको भी सोने का अधिकार नहीं है। इसलिए आपके लिए तो एडिशनल एसपी 4 शहर में हो गए, बड़ा शहर हो गया, लेकिन थाने में एक टीआई दिन भर अपराधियों की सुने। अब टीआई थाने रात को गश्त देगा तो दिन में सोएगा। जब कोई भी महिला या मजलूम या गरीब आदमी जाता है, पुलिस वाले धुतकार के भगा देते हैं। क्यों? कि आपने रेशियो भी तो दे रखा है, जिस थाने में अपराध ज्यादा होगा टीआई जिम्मेदार होगा। लेकिन उन अपराधों के पीछे रिपोर्ट तो लिखा जाना चाहिए। रिपोर्ट क्यों नहीं है? हम 3 टीआई की व्यवस्था करेंगे, जिस थाने को जितनी जरूरत होगी उतनी पुलिस की भर्ती करेंगे। शिक्षा में हमने ये तय किया है कि पहली बार देश में होगा कि फर्स्ट क्लास के बच्चे को इतना आना चाहिए, सेकंड क्लास के बच्चे को इतना कोर्स आना चाहिए, 3rd से 8 तक इतना आना चाहिए, 9th 10th के बच्चे को इतना आना चाहिए। और उसको नहीं आए तो उसकी भावनाएं, उसकी पहचान करें कि उसकी रुचि किस शिक्षा में, उसको उस शिक्षा में प्रवेश का दाखिला मिलेगा और बुक और स्कूल में उसको भर्ती किया जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं हम करने चाह रहे हैं। हर व्यक्ति की जब तक जिम्मेदारी इस देश में तय नहीं होगी, जब तक हम अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, ऊपर से हमारे ऊपर अनैतिक प्रेशर बंद हो जाएगा, तो मैं ये मानता हूँ कि इस देश का नौजवान ही नौकरी करता है, इस देश का ही नौजवान नेता बनता है। पार्टी ने तो निर्वाचन आयोग में गारंटी घोषणा पत्र दिया है, 3 साल में इस्तीफा पेश करने का कहा है, और जो जनप्रतिनिधि की 80% जनता शिकायत कर देगी, उस जनप्रतिनिधि का इस्तीफा उन्होंने पहले ही ले रखा है, टिकट देने से पहले उसको पेश कर दिया जाएगा। आप बताइए कहाँ है? उद्योग धंधे लगा रहे हैं तो लिखित में लीजिए। मैं ये नहीं कहता है कि आप हमें वोट दें, लेकिन मैं आपको जागरूक भी करना चाह रहा हूँ। आप जिनको भी वोट देना चाहते हो उनसे कम से कम ये तो गारंटी पत्र भरवा के लो, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भर के आपको दे रहे हैं, आपको इस्तीफा की प्रति भी दे रहे हैं। गारंटी घोषणा पत्र को पढ़ें और समझें और उस घोषणा पत्र के आधार पर देश का भविष्य तय करें। बाकी कहना जगाना मेरा काम है, जनता का निर्णय सिरोधार। आप जिसको भी सहयोग और सपोर्ट करेंगे। हमने वादा के युवाओं से ये वादा किया है कि इंटर पास करने के बाद उन्हें 2000 रुपये 3 बरस तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, एवं ग्रेजुएशन करने के बाद 3000 रुपये उनको 2 बरस तक हायर एजुकेशन के लिए दिया जाएगा। इंजीनियरिंग कोर्स करने वालों को 5 लाख रुपए नौकरी न लगने पर जो गारंटी कार्ड दिया गया है वो दिया जाएगा। और स्वयं के जो उद्योग स्थापित ब्लॉक स्तर पर करेंगे उसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से 75% छूट देगी, केवल 25% वो भी उनको लोन के माध्यम से दिया जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्र में युवा शिक्षित होके काम करेंगे। अब जो भी टेक्निकल कॉलेज खुलेंगे अब हर ब्लॉक स्तर पर खोले जाएंगे, जिससे गांव के बच्चों को शहर में ना भटकना पड़े, क्योंकि स्टाफ 15 का वहां जा सकता है, लेकिन 1500 बच्चे आने में बहुत दिक्कत होती है, रहने में बहुत दिक्कत होती है। ये भारतीय जनता पार्टी का आम जनता से वादा है। जय हिंद।